साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूकेपीएससी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है। सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। 2024 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। 187 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। तो देखिए, अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। 2024 में चयनित अभ्यर्थियों को वितरित किए गए हैं ये नियुक्ति पत्र। 187 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 2024 में चयनित अभ्यर्थियों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र और इस दौरान तमाम अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। तस्वीरें भी मौके से सामने आई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे और नियुक्ति पत्र उन्होंने अभ्यर्थियों को बांटे हैं। सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए, जिसके बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। 187 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र बांटे गए। यूकेपीएससी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए। 187 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। यूकेपीएससी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए और वहीं इसके बाद अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वही चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नियुक्ति पत्र सौंपे और उसके बाद सभी के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। पुष्कर सिंह धामी की ओर से बांटे गए। सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यूकेपीएससी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को धामी ने परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं और इसके बाद सभी अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली है। यूकेपीएससी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वहीं राम मंदिर में राम धन गबन मामला, बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति के सीईओ का साफ निर्देश सामने आया। मंदिर प्रबंधन को चढ़ावे की रकम को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। चढ़ावे को लेकर पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए गए। अनियमितता पाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। बीकेटीसी ने साफ कह दिया है कि अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई तय है। रकम और सामान का विवरण रखा जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के सीईओ ने यह साफ निर्देश दे दिया है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही, गलती, अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चढ़ावे को लेकर पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर प्रबंधन को चढ़ावे की रकम को लेकर ये तमाम इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। चढ़ावे को लेकर पारदर्शिता बरतने के निर्देश हैं, यानी पहले से ही सावधान कर दिया है। बीकेटीसी ने यह कहा है कि अगर अनियमितता पाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी और कोई भी इस कार्रवाई से बच नहीं पाएगा। रकम और सामान का विवरण रखा जाए। स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी चढ़ावा आता है, कैश, सामान, सबका विवरण होना चाहिए। हर एक चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए, डेटा पूरा होना चाहिए आपके पास। और अगर कोई अनियमितता पाई जाती है या फिर लापरवाही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई तय है। मंदिर प्रबंधन को चढ़ावे की रकम को लेकर ये तमाम निर्देश बीकेटीसी की ओर से जारी किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार 4 जुलाई को अपने 5 साल पूरे कर रही है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम ऋषिकेश में होगा।
जहां सरकार अपने 5 साल के काम और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। इस दिन सरकार जन जन की सरकार जनता के द्वार अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत भी करेगी। इसका उद्देश्य उन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है जो अब तक इससे वंचित हैं। प्रदेश के सभी जिलों में भी कार्यक्रम होंगे जिनमें सरकार के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पार्टी का कहना है कि इन कार्यक्रमों के जरिए सरकार अपने पिछले 5 साल के काम के साथ साथ आगे की विकास योजनाओं को भी जनता के सामने रखेगी। तो प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, जश्न मनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है अपनी उपलब्धि पर। अब धामी सरकार के 5 साल के दौरान क्या कुछ काम किया गया है जनता के लिए, जनता की बेहतरी के लिए, क्या बड़े और ऐतिहासिक फैसले धामी सरकार ने इन सालों में लिए, जनता के सामने रखे जाएंगे। धामी सरकार के 5 साल पूरे होने के अवसर पर 4 जुलाई को बीजेपी का ये बड़ा आयोजन देखने को मिलेगा। प्रदेश भर में 4 जुलाई को जश्न मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। धामी सरकार की उपलब्धियां इस दौरान गिनाई जाएंगी, यानी क्या कुछ फैसले 5 सालों में लिए गए हैं धामी सरकार की ओर से और कैसे इनका लाभ जनता तक पहुंचाए, हर एक बिंदु पर बात होगी। साथ ही अभियान का दूसरा चरण भी 4 जुलाई से ही शुरू हो जाएगा। धामी सरकार की उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी गिनाएंगी। वहीं राज्य सरकार की मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना से राज्य के युवाओं को विदेशों में नौकरी मिल रही है। अब तक 123 युवाओं का चयन अलग अलग देशों में हुआ है। इनमें 30 युवाओं को सऊदी अरब, 65 को जापान, 1 युवती को जर्मनी और हाल ही में 27 युवाओं को यूएई के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नौकरी मिली है। युवाओं को विदेश में काम करने के लिए जर्मन और जापानी भाषा का 8 महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देहरादून में जर्मन और जापानी की नियमित कक्षाएं चल रही हैं, जबकि बागेश्वर और अल्मोड़ा में ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भाषा प्रशिक्षण की फीस 64,000 रुपए है, जिसमें सरकार 20% की सहायता देती है। आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं के लिए जर्मन भाषा का प्रशिक्षण मुफ्त है। सहसपुर छात्रावास में रहने और खाने पीने की सुविधा भी 220 रुपए प्रतिदिन में उपलब्ध कराई जा रही है। सऊदी, जापान, यूएई के लिए सरकार लगातार रोजगार एक 123 युवाओं को ग्लोबल करियर मिला है। धामी सरकार की योजना से विदेश में नौकरी अब युवाओं को मिल रही है। विदेशी रोजगार का सपना साकार हो रहा है। छात्रावास में रहने और खाने की सुविधा भी 220 रुपए प्रतिदिन में उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आसानी से तमाम युवा अपना करियर आगे बढ़ा सके। धामी सरकार की योजना से आसानी से युवाओं को विदेश में नौकरी मिल रही है। विदेशी रोजगार का सपना जो युवा देखते थे, वो विजन अब सरकार की ओर से पूरा किया जा रहा है। 123 युवाओं को ग्लोबल करियर मिला है। धामी सरकार की योजना से विदेश में नौकरी हासिल की है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो आरंभ की गई ये योजना है, 2023 में इसे आरंभ किया गया था। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना, इसमें लगभग 123 लोगों को अभी तक देहरादून जनपद के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उन्हें विदेश में रोजगार प्राप्त हुआ है। और इससे जो रीसेंट लॉट या रीसेंट ग्रुप जिसे मिला है, उसमें लगभग 27 लोगों को यूएई में रोज़गार मिला। और कहीं ना कहीं ये लोग हमारे युवाओं को एक उनके स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए उन्हें विदेश में रोज़गार की अवसरों को बढ़ा रहा है। 123 युवाओं को ग्लोबल करियर मिला है और सरकार का कहना है कि इसे ऐसे ही आगे भी बढ़ाया जाएगा। धामी सरकार की योजना से विदेश में युवाओं को नौकरी मिली है। विदेशी रोजगार का सपना अब युवाओं का साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। धामी सरकार की योजना से विदेश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, साथ ही तमाम सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। सहसपुर छात्रावास में रहने और साथ ही खाने की सहायता भी दी जा रही है। कमजोर युवाओं के लिए भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। भाषा प्रशिक्षण की फीस 64,000
वहीं देहरादून स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच राज्य में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं और समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई है। यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर विचार साझा किए गए। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल की मुलाकात बेहद खास रही। कई अहम मुद्दों को लेकर मंथन हुआ। राज्यपाल से ये मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई है और साथ ही राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर विचार साझा किए गए। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां तस्वीरों में राज्यपाल नजर आ रहे हैं और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षकों के स्थानांतरण और पदोन्नति से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण के लिए अतिरिक्त समय और स्थानांतरण एक्ट में छूट देने का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा, ताकि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां जल्द नियुक्ति हो सके। उन्होंने बताया कि स्थानांतरण और वरिष्ठता से जुड़े मामले हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण पदोन्नति नहीं हो पा रही है और अगर अदालत के फैसले में ज्यादा समय लगता है तो सरकार अंतिम विकल्प के रूप में अध्यादेश लाने पर भी विचार करेगी। बैठक में जर्जर स्कूलों की मरम्मत, सभी स्कूलों में शौचालय, पेयजल और साथ ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य लंबित मामलों में भी तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। रामनगर पहुंचे उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच में जो बातें सामने आई वो गंभीर हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यशपाल आर्या ने कहा कि अगर मंदिर के चढ़ावे और सोने की शिलाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो इसकी सच्चाई देश की जनता के सामने आनी चाहिए। आरोप लगाया कि बीजेपी ने सालों तक भगवान राम और सनातन धर्म के नाम पर राजनीति की, लेकिन अब राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर विवाद सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं खटीमा उप जिला चिकित्सालय की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी, हड्डी रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति, एनआईसीयू को पूरी सुविधाओं के साथ शुरू करने, अस्पताल में जल भराव की समस्या दूर करने और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 100 बेड के इस अस्पताल में डॉक्टर्स की भारी कमी है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। उनका आरोप है कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी के चलते अस्पताल केवल रेफर सेंटर बनकर रह गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द सभी खाली पदों को भरने, अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की मांग की। चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो तेज आंदोलन की चेतावनी दी गई है प्रदर्शनकारियों की ओर से। साफ कहा कि अगर जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं हुई और अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो बड़ा और व्यापक आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी के चलते स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं और अस्पताल केवल रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। इसी को देखते हुए भारी आक्रोश देखने को देखिए, आज हम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं सब लोग यहाँ पर आए हैं। हमने यहाँ पर धरना दिया है। जिस प्रकार से ये जो खटीमा का सरकारी अस्पताल है, ये जिले का उप जिला अस्पताल है और यहाँ पर तुरंत आनन फानन में 60 डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया है और उसके बदले में अभी यहाँ पर देखिए फिजिशियन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हड्डी वाले डॉक्टर की कमी है। इन तमाम समस्याओं को लेकर आज इन डॉक्टरों के अभाव से और तमाम डॉक्टरों के यहाँ खटीमा में जो डॉक्टरों का अभाव है उससे जनता जो है बहुत परेशान है। जनता को प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ रहा है, जिससे उनको वहां पर फीस जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में देनी पड़ रही है। दवाइयों का खर्चा उनका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो कांग्रेस लगातार जनता के लिए हमेशा सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ती है और हमेशा लड़ेगी। आनन फानन में इन लोगों ने जो ट्रांसफर किए हैं, यहाँ वैसे ही
जनता इतना परेशान है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों के रेट इतने ज़्यादा हैं कि आम जनता वैसे ही परेशान हो जाती है। तो यहाँ पे जितने डॉक्टर हैं 60 डॉक्टरों का ट्रांसफ़र हुआ, हम चाह रहे हैं कि वो डॉक्टर पुनः यहाँ उनको रोका जाए और जो यहाँ पे जो डॉक्टर थे, हड्डी वाले भी थे और डॉक्टर भी थे, जो सारे डॉक्टरों की कमी है। आईसीयू जो जैसे कि हमारे बॉबीदा ने बताया था कि आईसीयू ऐसी व्यवस्था पड़ा है, इसके लिए हम पहले भी बैठे थे। वहीं खटीमा में कस्टम विभाग ने नेपाल सीमा से तस्करी कर लाए गए ड्राई फ्रूट को विभागीय कार्रवाई के बाद अब नष्ट कर दिया है। तहसील प्रशासन की मौजूदगी में तहसील परिसर में थर्ड कंट्री के काजू और चीन के अखरोट को जमीन में गाड़कर नष्ट कर दिया गया। कस्टम विभाग के सहायक आयुक्त प्रवीण भूषण ने बताया कि खटीमा कस्टम टीम ने नेपाल के रास्ते अवैध रूप से लाए जा रहे करीब 24.60 क्विंटल थर्ड कंट्री के काजू के टुकड़े, 60 क्विंटल चीन के अखरोट जब्त किए थे। जांच में ड्राई फ्रूट खाने योग्य नहीं पाया गया, इसी वजह से इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है ताकि इसका इस्तेमाल कोई ना कर सके। इस कार्रवाई के दौरान कस्टम और तहसील प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इसमें जो हम लोगों ने सीज किया था, इसमें लगभग 2460 किलो हम लोगों ने काजू का टुकड़ा किया था। बहुत छोटा छोटा टुकड़ा था जो कि थर्ड कंट्री गुड्स था और ये नेपाल के रास्ते ऑफ रूट से आ रहा था। तो इसको हमारी खटीमा की सीएमपीयू टीम ने सीज किया था और इसके बाद इसमें 60 किलो अखरोट भी था चाइनीज ओरिजिन का, जिसको भी सीज किया गया और उसके बाद पूरा प्रोसीजर करके इसको ऑब्सोल्यूट कॉन्फिस्केशन किया गया गुड्स का। और उसके बाद में इसका डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि इसको इस प्रकार से डिस्ट्रक्शन किया जाता है कि इसका दोबारा से रीयूज ना हो पाए, कोई इसको दोबारा से इस्तेमाल ना कर पाए। तो इसी प्रोसेस के तहत एक पूरी टीम बनाई जाती है और उनकी निगरानी में इसका डिस्ट्रक्शन किया जाता है। वहीं उत्तराखंड परिवहन निगम के काशीपुर रोडवेज डिपो में कर्मचारियों को कर्मयोगी पोर्टल ऐप का प्रशिक्षण दिया गया। क्षेत्र प्रबंधक कार्यालय काठगोदाम से आई टीम ने कर्मचारियों को ऐप को लेकर जानकारी दी, उनके मोबाइल में इसे इंस्टॉल भी कराया और साथ ही एजीएम वित्त मनोज दुर्गापाल ने बताया कि इस ऐप के जरिए कर्मचारियों को अलग अलग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता और जानकारी बढ़ेगी। टीम ने यह भी देखा कि किन कर्मचारियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया, जिनके मोबाइल में ऐप नहीं था उनके फोन में मौके पर ही ऐप को इंस्टॉल भी कराया गया। हालांकि इससे पहले हल्द्वानी, काठगोदाम और रुद्रपुर डिपो में भी कर्मयोगी पोर्टल ऐप शुरू किया जा चुका है और अब एक बार फिर से इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। रोडवेज कर्मियों को कर्मयोगी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। काशीपुर डिपो में प्रशिक्षण दिया गया, रोडवेज कर्मियों के मोबाइल में ऐप को इंस्टॉल कराया गया। काशीपुर डिपो में कर्मयोगी ऐप लॉन्च किया गया है और इसके तहत जिन लोगों के फ़ोन में यह ऐप इंस्टॉल नहीं था, उनके फ़ोन में बाकायदा पूरे प्रशिक्षण के साथ ऐप को इंस्टॉल किया गया और कैसे इस ऐप का इस्तेमाल करना है उसको लेकर भी जानकारी दी गई। रोडवेज कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। हालांकि बता दें कि इससे पहले हल्द्वानी, काठगोदाम और रुद्रपुर डिपो में भी कर्मयोगी पोर्टल ऐप शुरू किया जा चुका है। कर्मचारियों ने जिन कर्मचारियों के मोबाइल फ़ोन में ऐप नहीं था, उनके फ़ोन में मौके पर ही ऐप को इंस्टॉल कराया गया है और साथ ही कैसे इस ऐप का इस्तेमाल करना है, क्या कुछ फ़ायदे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दी गई। अब रोडवेज कर्मचारी कर्मयोगी ऐप अपनाएंगे। इस ऐप के जरिए कर्मचारियों को अलग अलग प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम पूरे करने होंगे। सभी कर्मचारियों को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, सरकारी विभागों में है या निगम वगैरह में है, तो उनकी कार्य स्थल पर उनकी कार्य क्षमता, उनकी कार्य दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक केंद्र सरकार का प्रयास है, जिसके तहत कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो सभी कर्मचारियों को इसमें पोर्टल अपने फ़ोन में इसका जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें कोर्सेज करने हैं। उसमें क्या है कि कई तरह के कोर्स हैं, तो हम इसी उससे यहाँ आए थे, इसी उद्देश्य से आए थे कि काशीपुर डिपो में कितने कर्मचारियों द्वारा अभी तक ये किया गया है और जिनके द्वारा नहीं किया गया उनको हम करा करके दिखाएंगे। सभी कर्मचारियों को, चाहे वो प्राइवेट।
मसूरी उपजिला चिकित्सालय में 1 साल के मासूम की मौत के बाद लगे लापरवाही के आरोप पर अस्पताल प्रशासन ने सफाई दी है। सीएमएस डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने बताया कि 4 सदस्यीय जांच समिति और सीसीटीवी फुटेज में किसी भी तरह की लापरवाही सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि बच्चे को अस्पताल पहुंचते ही तुरंत अटेंड किया गया, डॉक्टरों से तुरंत उपचार शुरू कराया गया। परिजनों को विशेषज्ञ डॉक्टर के आने तक रुकने की सलाह भी दी गई, लेकिन वो बच्चे को लेकर चले गए, ऐसा कहा गया प्रबंधन की ओर से। सीएमएस ने आरोपों को निराधार बताया, कहा कि बिना पुष्टि आरोप लगाने से डॉक्टर्स का मनोबल प्रभावित होता है। देखिए, परिजनों की ओर से जोरदार हंगामा किया गया और जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा तो वहीं दूसरी तरफ प्रबंधन की ओर से अब इस पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें कहा कि परिजनों को ये सलाह दी गई थी कि जब तक एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं आ जाते हैं तब तक इंतज़ार कीजिए, और प्राथमिक उपचार भी दिया गया था, लेकिन परिजन वहां से चले गए। मासूम की मौत पर और डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगने के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से अब अपना पक्ष सामने रखा गया। सीएमएस ने आरोपों को निराधार बताया है और साथ ही 4 सदस्यीय जांच समिति ने रिपोर्ट भी पेश की है। मासूम की मौत के बाद जोरदार हंगामा देखने को मिला था। 29 तारीख की है, 5 बजे की बात है, सुबह की बात है। तो ये जो आरोप लगाए जाते हैं कि कोई भी डॉक्टर नहीं पाया गया है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इससे पहले ऑलरेडी एक पेशेंट आ चुका था, उसको हम स्टेबलाइज करके आराम से उसको ट्रीटमेंट भी दे रहे थे। तो जिसके बाद ये जो कपल होते हैं, ये 2 लोग आते हैं यहाँ पे इमरजेंसी में, फिर मैं इनको एग्जामिन करता हूँ बच्चे को। तो एग्जामिनेशन में क्या पाया जाता है कि बच्चा थोड़ा डिहाइड्रेटेड भी लग रहा था और ऑलरेडी एक अंडर ट्रीटमेंट में चल रहा था, कोई डॉक्टर बख्शी नाम से है। तो फिर मैंने जब मेडिकेशन उन्होंने दिखाई, उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि 2-3 दिन से इलाज चल रहा है और चाइल्ड की जो कंडीशन है वो और वर्स होती जा रही है टाइम के साथ। 2-3 दिन हो गए थे इस बात को। तो उसमें मैंने ये बोला कि उसमें कुछ स्टेरॉइड्स चल रहे थे, तो मैंने बोला कि ये स्टेरॉइड्स को बंद करिए पहले। सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिस परिवार के साथ भी ये घटना घटी है, मैं उनके प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और इस मामले को मैं बहुत सेंसिटिव लेते हुए मैंने खुद जो है एक कमेटी का गठन कराया है और इसकी जांच करवाई है कि ऐसे कैसे हुआ है कि हमारे हॉस्पिटल में कोई बच्चा आता है और उसमें जो मेरे को न्यूज़पेपर के माध्यम से मिला है कि उसमें दरवाज़ा बंद था, उनका जो आरोप है, और कोई डॉक्टर नहीं मिला और उसके बाद हम जो चले गए। तो ये बहुत गंभीर आरोप। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।